So the first question here is the largest number which divides 70 and 125, leaving remainders 5 and 8 respectively is. Now we are given with 4 options. ओके सो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि हमें फाइंड आउट करना है द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड द गिवन नंबर्स, बट उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, उसमें रिमाइंडर आ रहा है 5 और 8 रिस्पेक्टिवली. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल लार्जेस्ट नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब लार्जेस्ट डिवाइजर हमें फाइंड आउट करना है. इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें HCF फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? HCF. बट किसका HCF? क्या 70 और 125 का? नहीं, क्योंकि 70 और 125 का अगर हम HCF फाइंड आउट करेंगे तो वो HCF वैल्यू जो होता है वो मतलब 70 और 125 को एग्जैक्टली वो डिवाइड करेगा. बट यहाँ पर तो वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है वो नंबर से, यहाँ पर रिमाइंडर्स आ रहे हैं 5 और 8. तो इसका मतलब हमें यहाँ HCF तो कैलकुलेट करना है बट 70 और 125 का नहीं. किसका HCF फाइंड आउट करना है? सो वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ द फर्स्ट नंबर जो है वो 70 माइनस 5 दैट इज 65. तो वो 65 जो है वो एग्जैक्टली वो नंबर से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 70 को अगर हम वो नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आ रहा है. मतलब ये नंबर जो है वो एग्जैक्टली जो डिविजिबल नंबर है उससे 5 ज़्यादा है. तो अगर हम 70 में से -5 कर देंगे तो हमें जो नंबर मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर 65, तो वो 65 जो डिवाइजर है उससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. यस और नो? सो HCF ऑफ 70 माइनस 5 वो माइनस कर देंगे जो रिमाइंडर है, और सेकेंड केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 125 में से -8 कर देंगे तो जो नंबर आएगा दैट इज 117. वो भी क्या होगा? एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. यस, तो जो भी रिमाइंडर है वो आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना. सो दैट मीन्स HCF ऑफ 65 एंड 117. अंडरस्टूड? तो अगर 65 और 117 का HCF फाइंड आउट करेंगे तो वो इसका मतलब वो 65 और 117 को एग्जैक्टली डिवाइड करें, एंड दैट इज द हाईएस्ट डिवाइजर फॉर बोथ दिस नंबर्स. यस, तो इसको एग्जैक्टली अगर डिवाइड कर रहा है तो अगर हम 70 और 125 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा और 125 आएगा रिस्पेक्टिवली. अंडरस्टूड? ओके, सो HCF ऑफ 65 एंड 117. सो आप इसको डिफरेंट मेथड से इसका जो HCF आ रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट देयर इज अ वन शॉर्टकट मेथड जो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है. सो दैट इज यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स. जैसे यहाँ दो नंबर का हमको HCF फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है? इट इज नथिंग बट 52. यस, अब हमें देखना है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है क्या ये दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है क्या? एग्जैक्टली नो. 52, 65 और 117 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा. तो उसके बाद आपको क्या करना है? अब ये जो डिफरेंस आया, अब इसके फैक्टर्स निकालना है. बट फैक्टर्स आपको हाईएस्ट फैक्टर से स्टार्ट करना है और देखते जाना कि कौन सा फैक्टर उसको दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है. बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट फैक्टर. ओके, सो 52 तो नहीं कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट है 26. अब 26 क्या 65 और 117 को डिवाइड करता है क्या? नहीं. सो दोनों का डिवाइजर नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है वो 13 है. अब देखिए 13 जो है वो 65 को डिवाइड करता है. यस, 13 इंटू 5 इज 65. एंड 117 को भी डिवाइड करता है. यस, 13 इंटू 9 इज 117. तो इसका मतलब 13 जो है वो 65 और 117 दोनों का डिवाइजर है. देयरफॉर द HCF विल बी नथिंग बट 13. यस, सो 13 इज द HCF ऑफ 65 एंड 117. तो इसका मतलब अगर 13 से हम 75 और 125 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 और 8 रिस्पेक्टिवली आ जाएगा. तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 13. यस, आंसर इज 13. होप यू हैव अंडरस्टूड. तो ऐसे आपको 3 नंबर 4 नंबर ऐसे जितने भी नंबर दिए होंगे तो जो भी रिमाइंडर होगा आप उसको क्या कर दो, उसमें से माइनस कर दो. तो जो रिजल्टिंग नंबर्स होंगे उनका आप HCF कैलकुलेट करो एंड दैट विल बी योर आंसर. अंडरस्टूड? तो इसके ऊपर और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. कभी 3 नंबर दिया होगा, कभी 4 नंबर दिया होगा, तो दैट डिपेंड्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. अंडरस्टूड? तो ये कॉन्सेप्ट होप सबको समझ में आ गया. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे ये स्टेप नहीं समझ में आया. Okay, so now we'll move on to the next question. Okay, now next question is, if two positive integers p and q can be expressed as p is equals to ab square, so ये इसके prime factors है, and q is equals to a cube b, a and b being prime numbers, then find the LCM of p and q.
ओके, सो व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम क्या होता है? जो गिवन नंबर्स है तो उनका एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इज दैट लोएस्ट वैल्यू जो गिवन नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा, दैट विल बी द लोएस्ट वैल्यू। उसके बाद और भी बहुत सारे वैल्यूज आएंगे जो सारे नंबर से डिविजिबल होंगे, बट हमें लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड उसे हम क्या बोलते हैं? एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। ओके, सो इसके ऊपर भी, इसके बेसिक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको एलसीएम कुछ भी नहीं समझ में आता, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वो वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा, बट शॉर्ट में मैं तो भी थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे कि पी जो नंबर है, अब इसके प्राइम फैक्टर्स हमें डायरेक्टली दिए हैं, दैट इज ए बी स्क्वायर। ए और बी दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ए का पावर 1 है, बी का पावर 2 है, तो बी स्क्वायर, एंड क्यू जो है दैट इज ए क्यूब बी। यस, अब जैसे कि 8 होगा तो इसके प्राइम फैक्टर क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 क्यूब। यस, अब जैसे 12 होता है तो क्या होता है, 2 स्क्वायर इंटू 3। यस, बट यहाँ पर हमें ए और बी के टर्म्स में दिया हुआ। ओके, अब पी और क्यू जो है इसका एलसीएम जो होगा, तो जब हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, तो अब ये जो प्राइम नंबर्स है, ये जो प्राइम फैक्टर्स है, इसको जब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ए यहाँ पर एज अ फैक्टर है और यहाँ ए क्यूब एज अ फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, जो ए प्राइम नंबर है इसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3, सो दैट इज ए क्यूब। हाँ, तो यहाँ पर ये जो प्राइम नंबर है उसका हाईएस्ट पावर 3 है, वो हम सिलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद बी स्क्वायर एंड बी है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2, इसका पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर बी स्क्वायर। तो इसका एलसीएम क्या होगा, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। यस, क्योंकि देखो एलसीएम वो नंबर है जो ये गिवन नंबर से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब उसके सारे फैक्टर्स आने चाहिए, पी के भी सारे फैक्टर्स आने चाहिए और क्यू के भी सारे फैक्टर्स आने चाहिए। यस और नो? अब अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर a एज अ फैक्टर है और यहाँ a क्यूब एज अ फैक्टर, अगर मैं a क्यूब ले लेता हूँ तो ऑब्वियस है कि a ऑलरेडी वहाँ आ चुका है। अब अगर मैं इसको a से डिवाइड करना चाहूँ तो यस डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि ये a यहाँ ऑलरेडी एज अ फैक्टर आ गया है, a क्यूब में वो फैक्टर आ गया ना। यस और नो? अब b स्क्वायर और b है, तो अगर मैं b स्क्वायर ले रहा हूँ तो ये b फैक्टर उसमें इंक्लूड हो गया। यस, हमें क्या करना है, सारे फैक्टर्स इंक्लूड कर लेना है। तो हमें क्या करना है, जब भी प्राइम नंबर्स जो फैक्टर्स है उसके हाईएस्ट पावर को सिलेक्ट करना है जब हम एलसीएम कैलकुलेट करें, और जब हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें लोएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर मुझे एचसीएफ बोला होता, एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू, तो क्या हो जाता, यहाँ पर लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर a और यहाँ पर इसका 1 है। अंडरस्टूड? यहाँ पर लोएस्ट पावर b का 1 है और a का भी 1 है, तो a इंटू बी हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, a इंटू बी। यस, ओके। HCF में क्या होता है, HCF इज दैट नंबर विच डिवाइड्स दी ऑल द गिवन नंबर्स। तो उसमें हम वही फैक्टर लेते हैं जो दोनों में कॉमन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों में कॉमन। अब जैसे मैंने यहाँ A ले लिया है, तो यहाँ A लिया और यहाँ पर A क्यूब है, तो यहाँ A ऑलरेडी आ गया ना, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर अगर मैं A क्यूब लेता, फॉर एग्जाम्पल HCF में अगर मैं A क्यूब लेता, तो क्या A क्यूब P वाले इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो वो डिवाइड करता क्या उसको, यस, इसको डिवाइड कर पाता क्या ये नंबर को, नहीं ना, क्योंकि वहाँ ए क्यूब फैक्टर है ही नहीं। अंडरस्टूड? तो आपको वो फैक्टर लेना है जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, मतलब 1 टाइम दोनों में कॉमन है। अंडरस्टूड? अब यहाँ b स्क्वायर है और यहाँ b है, मतलब यहाँ b 2 बार है, b इंटू बी, और यहाँ 1 टाइम है, बट दोनों में 1 टाइम ही कॉमन है ना, 2 बार तो कॉमन नहीं है। अंडरस्टूड? तो जो कॉमन होगा वही हम लेंगे, इसका मतलब हम जो लोएस्ट पावर होगा वो लेंगे। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि HCF में हम हाईएस्ट पावर ले रहे हैं और इसमें लोएस्ट पावर नहीं। पावर के टर्म्स में अगर हम बात करें जो प्राइम फैक्टर्स है, तो LCM में हम हाईएस्ट पावर इंक्लूड करते हैं और HCF में हम लोएस्ट पावर इंक्लूड करते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो जस्ट आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर इसका LCM जो होगा वो क्या हो जाएगा, LCM विल बी a क्यूब b स्क्वायर, और अगर आपको HCF बोला होता तो a इंटू बी। यस, ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अभी तक जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए अगर आपको समझ में आ गए, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ताकि हमें पता तो चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको। ओके, सो नाउ we'll move on to the next question. Next question here is 3 bells toll at intervals of 9, 12 and 15 respectively minutes, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they toll next together? Okay, now अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट बेल है वो
टोल हो रहा है आफ्टर एवरी 9 मिनट्स। अगर फर्स्ट बेल की बात करें B1 तो वो 9 मिनट्स के बाद टोल होगा, फिर नेक्स्ट 18 मिनट्स पे होगा, फिर नेक्स्ट 27 मिनट्स पे होगा। यस, और सेकेंड जो बेल है वो 12 पे होगा। मतलब पहले तो तीनों सब साथ में दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर। अब क्या होगा, 9 मिनट्स के बाद ये फर्स्ट टोल होगा, फिर उसके बाद 18, देन 27। सेकेंड की बात करें तो 12 पे, देन नेक्स्ट 12 मिनट्स बाद दैट इज 24, नेक्स्ट 12 मिनट्स दैट इज 36, और इसका पैटर्न है 15 मिनट्स के बाद, फिर नेक्स्ट 15 दैट इज 30 मिनट्स के बाद, देन नेक्स्ट इज 45 मिनट्स। तो अब मुझे बताइए कि अब ये तीनों जब साथ में टोल कब करेंगे? तो तीनों अब देखो 9 मिनट्स के बाद ही करने वाले हैं, 12 मिनट्स के बाद ही करने वाले हैं, और 15 के बाद, या सिंपली मैं बात करूं 15 के बाद ही करेंगे, बिकॉज थर्ड वाला जो है वो 50 उसका पैटर्न है 15 मिनट्स के बाद। तो अब मुझे बताओ 15 के बाद ही वो करने वाला है टोल। ये तीनों साथ में जो कॉम्बिनेशन आएगा वो 15 के बाद ही आने वाला है, 15 के पहले तो आएगा नहीं, बिकॉज थर्ड वाला तो 15 पे ही उसका पैटर्न है ना, 15 से स्टार्ट हो रहा है, फिर नेक्स्ट 30 पे हो रहा है, नेक्स्ट 45 पर। मतलब देखो इसमें बहुत सारे टाइम कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि इसमें आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, इसमें ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पैटर्न दिया है इसमें अब वो टोल जब करेंगे तो मुझे बताओ इसमें जो थर्ड बेल है उसका जो टाइम है 15 मिनट, उसके बाद ही, या तो ऐसा भी कंडीशन आ सकता है वो जो 15 दिया है वही टाइम पे तीनों वापस टोल करे, या तो उसके बाद होगा। तो अगर आपको ये आइडिया आ गया कि इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है, यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू है, या तो उस पर टोल करेंगे तीनों साथ में, या तो उसके बाद करेंगे, या तो उसके बाद करेंगे। तो जब भी हाईएस्ट वैल्यू पे होगा या हाईएस्ट वैल्यू के बाद होगा, इसका मतलब आपको यहाँ पर एलसीएम कैलकुलेट करना है। सो दिस इज द वे यू कैन आइडेंटिफाई कि आपको एलसीएम करना है कि एचसीएफ करना है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि अब 15 मिनट्स के बाद ही होने वाला है जो भी होगा, या तो 15 में भी हो सकता है या 15 के बाद भी हो सकता है। तो यहाँ तो 15 पे नहीं होगा, ये हमको क्लियरली समझ में आ रहा है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई केस में 15 पे भी तीनों टोल हो सकते हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर ऐसा होगा कि 15 या 15 के बाद अगर ऐसा आपको पता चल गया कि ये कंडीशन होगा, तो इसका मतलब आपको एलसीएम वहां पर कैलकुलेट करना होगा। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर ये तीनों का एलसीएम कैलकुलेट करना है, और ये तीनों का जो एलसीएम आएगा वो पॉइंट पे वो तीनों टोल करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक सो सबको समझ में आ गया है। या तो मैं एक एग्जाम्पल देके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है, बट यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अब बोलोगे सर ये एलसीएम में क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो एलसीएम में हमको, जैसे मैंने बताया ना, एलसीएम क्या होता है, इट इज द लोएस्ट वैल्यू दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। मतलब सारे नंबर्स के उसमें फैक्टर्स आ जाते हैं। यस, अब जैसे कि एग्जांपल पर्सन ए, बी और सी जो है, ये तीनों पर्सन जो है दे आर वो सपोज मुंबई से दिल्ली टूर करेंगे। अब ये जो ए है वो एवरी डे ट्रैवल करेगा, मतलब एवरी नेक्स्ट डे। सपोज ये तीनों आज दिल्ली जाके आ गए, दैट इज कंप्लीट। अब क्या होगा इनका पैटर्न, ए जो है वो एवरी डे जाएगा, एवरी नेक्स्ट डे जाएगा। हाँ, बी जो होगा वो एवरी ऑल्टरनेट डेज पे जाएगा, मतलब सेकंड डे पे जाएगा, और सी जो है एवरी थर्ड डे पे जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो है एवरी डे है, मतलब उसको 1 कंसीडर करते हैं। बी जो है एवरी सेकंड डे पे जाएगा, और सी जो है एवरी थर्ड डे पे जाएगा। एग्जाम्पल, अब मुझे बताओ जैसे आज ये तीनों जाके आ गए, अब कल कौन जाएगा मुझे बताओ, कल कौन जाएगा? ए जाएगा। यस, बिकॉज वो एवरी डे जा रहा है, एवरी डे मतलब उसको 1 कंसीडर कर लिया, तो कल ए जाएगा। फर्स्ट डे जो होगा उसमें कौन जाएगा? ए जाएगा। बी जाएगा क्या? तो मैं इधर सपोज फर्स्ट डे कंसीडर, तो ए इसमें जाएगा, बी जाएगा नहीं जाएगा, सी जाएगा नहीं जाएगा। अब जब सेकेंड डे आएगा मुझे बताओ, सेकेंड डे वहाँ ए जाएगा, यस, बिकॉज वो एवरी डे दिल्ली जा रहा है। बी जाएगा, यस, बिकॉज वो एवरी सेकेंड डे जा रहा है, तो यहाँ पर बी जाएगा। सी जाएगा क्या? नहीं। अंडरस्टूड? तो क्या ये तीनों एक साथ मिले क्या? नहीं। अब अगर मैं थर्ड डे की बात करूँ, ए जाएगा, यस, क्योंकि वो एवरी डे जा रहा है। बी जा रहा है? नहीं, बिकॉज वो एवरी सेकेंड डे जा रहा है, बिकॉज वो ऑलरेडी एक दिन पहले गया, तो अब नहीं जाएगा वो। क्या सी जाएगा? यस, थर्ड डे है तो यहाँ सी जाएगा। तो यहाँ ए और सी दोनों साथ में मिलेंगे, बट बी नहीं आ रहा है, तो तीनों साथ में नहीं मिल रहा है। अब अगर मैं फोर्थ डे की बात करूँ, तो फोर्थ डे पे ए तो जाएगा ही, बी जाएगा, यस, बी जाएगा एक दिन छोड़ के, तो ये बी जाएगा फोर्थ डे। क्या सी जाएगा? क्या सी जाएगा? नहीं जाएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी एक दिन पहले गया था और ये एवरी थर्ड डे पे जा रहा है। अब फिफ्थ डे की अगर मैं बात करूँ, तो फिफ्थ डे पे ए जाएगा। बी जाएगा क्या? नहीं जाएगा, बी नहीं जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी वो गया और वो ऑल्टरनेट डेज पे जा रहा है। एंड सी जाएगा क्या? नहीं, ये भी नहीं जाएगा, तो उस दिन सिर्फ ए जाएगा। अब अगर मैं सिक्स्थ डे की बात करूँ, तो सिक्स्थ डे ए भी जाएगा, बी भी जाएगा और सी भी जाएगा, बिकॉज ये थर्ड डे आ गया। तो तीनों साथ में जाएंगे ऑन सिक्स्थ डे। कौन से डे पे जाएंगे? सिक्स्थ डे पे। अब मुझे बताइए ये सिक्स्थ डे पे जो है ये क्या होगा मालूम है? दैट विल बी नथिंग बट द एलसीएम ऑफ 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3 का एलसीएम निकालो, आपको क्या मिलेगा?
सिक्स डे पे वो तीनों मिले सेम वे पे। ये जैसे ये एवरी 9th मिनट पे, ये एवरी 12th मिनट पे और एवरी 15th मिनट के बाद ये टोल कर रहे हैं। तो ऐसे अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इनका जो भी वैल्यू आएगा उस टाइम पे तीनों साथ में टोल करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, ये तीनों साथ में कब दिल्ली जाएंगे, तीनों एक ही साथ एरोप्लेन में कब मिलेंगे, जब 6th डे होगा तब। यस, ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नाउ विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन जो है यहाँ पर, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये केस में व्हेन दे विल टोल टुगेदर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 9, तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 9 का प्राइम 3 स्क्वायर हो जाएगा। 12 की अगर मैं बात करूँ तो 12 विल बी 2 स्क्वायर इंटू 3 एंड 15 की बात करूँ तो 3 इंटू 5। यस, अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया एलसीएम में जब हम प्राइम फैक्टर्स जो आ गए उसको अगर हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, जो प्राइम फैक्टर उसके हाईएस्ट पावर कंसीडर। अब जैसे यहाँ 3 है तो 3 एज अ प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पर देखो 2 पावर है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 स्क्वायर। सो 3 ले लेंगे, दैट इज हाईएस्ट पावर इज 2, तो 3 स्क्वायर आ जाएगा। देन उसका नेक्स्ट प्राइम फैक्टर इधर 2, यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो 2 यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, मतलब 2 का पावर 2 रेज़ टू 0 है। यस, 2 रेज़ टू 0 इज नथिंग बट 1। तो यहाँ पर पावर 0 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर है ही नहीं, मतलब 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 रेज़ टू 2। यस, देन नेक्स्ट 5 एज अ प्राइम, तो आपको सारे फैक्टर्स लेने हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर 5 नहीं है, मतलब उसका पावर 0 है, यहाँ पर भी पावर 0 है, नहीं है, और यहाँ पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 हो गया इसका मतलब, तो ये हो जाएगा। यस, ओके, सो ये कितना हो गया, दिस इज नथिंग बट 9, ये कितना हो गया 4 इंटू दिस, दैट इज 20, दैट इज नथिंग बट 180। सो 180 मिनट के बाद ये तीनों जो बेल है दे विल स्टार्ट रोलिंग टुगेदर। होप यू हैव अंडरस्टूड। So this is how we can calculate the time when which they will toll together, and that will be nothing but 180 minutes के बाद 180 minutes पे वो तीनों साथ में टोल करेंगे, बिकॉज उसमें 180 जो है वो 9 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है। यही एक लीस्ट नंबर है जो ये तीनों से डिविजिबल है। अंडरस्टूड? ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में, देखो मैं यहाँ पर बहुत स्लोली चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। जिसमें फटाफट एलसीएम ऐसे निकाल के ख़त्म कर दूँ तो कोई मतलब नहीं बनता है। अंडरस्टूड? तो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपको चीज़ें समझ में आए, तो एग्जाम में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रैशनल नंबर, ये फ्रैक्शन में हमें दिया है, विल टर्मिनेट आफ्टर। ओके, तो दिस इज अ रैशनल नंबर एंड वी नो दैट रैशनल नंबर क्या होता है, या तो उसका डेसिमल एक्सपांशन जो होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। बट यहाँ पर हमें बोला है कि वो टर्मिनेट होगा, बट कितने डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट होगा वो हमें बताना है। और हमें पता है कि जो फ्रैक्शन दिया है वो टर्मिनेट कब होगा, जब उसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स होंगे वो इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू m इंटू 5 रेज़ टू n के फॉर्म में होंगे, मतलब n के फॉर्म में होंगे। मतलब उसके डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 एज अ फैक्टर होगा, सिर्फ, या 5 एज अ फैक्टर होगा, या 2 और 5 दोनों होगा तो भी टर्मिनेट होगा, सिर्फ 2 होगा तो भी टर्मिनेट होगा, सिर्फ 5 होगा तो भी टर्मिनेट होगा। बट 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी और प्राइम फैक्टर यहाँ आ जाता है, जैसे 3 आ जाता है, बट ये आपको देखना है कि 3 ऊपर से कैंसिल आउट हुआ तो अगेन 2 और 5 ही बचेगा ना। बट आपको सिंप्लीफाई करने के बाद, सारे कॉमन फैक्टर्स सिंप्लीफाई करने के बाद, अगर आपको 2 और 5 के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर मिलता है, जैसे 3 मिल गया, 7 मिल गया, जो भी है, तो वो केस में वो टर्मिनेट नहीं होता, तभी वहां पर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग आएगा। अंडरस्टूड? बट वो आपको क्या करना है, जैसे ऊपर 3 है तो ये 3 कैंसिल, अब आपको यहाँ 3 आ गया बट पता चला ऊपर भी 3 है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तब बचा क्या फाइनली 2 रेज़ टू m 5 रेज़ टू n जो भी पावर होगा। अंडरस्टूड? तो वो केस में वो टर्मिनेट होगा। तो आपको ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको देखना है कि क्या डिनोमिनेटर में क्या फैक्टर्स बच रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके, नाउ तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर 2 या 5, मतलब 2 का कोई भी पावर हो सकता है या 5 का कोई भी पावर हो सकता है, या 2 और 5 दोनों साथ में रहेंगे तो वो टर्मिनेट होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हमें बोला है कि वो टर्मिनेट होगा, इसका मतलब 2 या 5 या 2 और 5 दोनों साथ में होंगे। अब वो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होंगे। अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, जैसे डिनोमिनेटर में अगर 10 है और ऊपर सपोज 7 है, तो ये टर्मिनेट क्या हुआ, एक पॉइंट के बाद होगा, एक डेसिमल प्लेस का टर्मिनेट हो गया, 0.7 आंसर आ गया। और अगर यही 7/100 होता
तो ये क्या होता, 0.07 होता, 2 डेसिमल प्लेस का टर्मिनेट। तो इसका मतलब देखो डिनोमिनेटर में अगर 10 या 10 के पावर वाले नंबर्स होंगे, जैसे 10, 100, तो अगर 1 0 तो 1 पॉइंट का डेसिमल, 1 डेसिमल प्लेस का टर्मिनेट होगा, 2 0 है तो 2 पॉइंट के बाद टर्मिनेट होगा, 3 0 है 1000 है तो 3 डेसिमल प्लेस का टर्मिनेट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर में 10 का क्या पावर का वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यस, तो अब यहाँ पर ये केस में, अब जैसे कि यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं पहले कि 1 2 5 0 1 4 5 8 7। ओके, अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में पहले तो हम ये इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। तो 125 है तो 125 को तो पहले तो मैं 125 इंटू 10 लिख सकता हूँ। यस, अब 125 को मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ। यस, और 10 को मैं 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ। यस, ओके, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में आ रहा है 5⁴ इंटू 2। यस, ओके, अब देखो डिनोमिनेटर में हमें क्या लाना है, 10 या 10 के पावर वाले वैल्यूज लाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको देखना है जो 5 और 2 है उसका जो हाईएस्ट पावर है उससे आपको क्या करना है। अब जैसे 5⁴ है तो यहाँ पर भी मैं 2⁴ बनाऊंगा, तब जाके मुझे 10 के पावर वाला वैल्यू आ जाएगा, या तो 10, 100 जो भी है, अंडरस्टूड, 1000, 10,000 जो भी है। अब यहाँ पर जो भी हाईएस्ट पावर होगा वही सेम दूसरा वाला जो फैक्टर है उसको भी वही सेम पावर पे लाना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ 5⁴ है तो यहाँ पर भी 2⁴ लाना है, तो मैं यहाँ पर 2�3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर भी 2�3 से मल्टीप्लाई होगा। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी नहीं है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आपको इस पे और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप इसका डेसिमल एक्सपांशन बताओ कि क्या होगा, तो वो केस में हम क्या करें। तो एक्चुअली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 10 के पावर वाले वैल्यूज ला रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 5⁴ है तो इधर भी 2⁴ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2⁴, एंड दैट इज नथिंग बट 10⁴ आ गया। डिनोमिनेटर में 10⁴ आ गया, अंडरस्टूड, दैट इज नथिंग बट 10,000। यस, तो डिनोमिनेटर में 10,000 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में अगर 10,000 आ गया तो बताओ कितने डेसिमल प्लेस का वो टर्मिनेट होगा, 4 डेसिमल प्लेस का टर्मिनेट होगा। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हाईएस्ट पावर होगा 5 या 2 का, आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। जस्ट आपने यहाँ पर जैसे कैलकुलेट किया, जैसे मैंने यहाँ पर वो स्टेप दिखाया था, यहाँ पर जैसे 5⁴ आ गया और यहाँ 2 का पावर 1 है और 5 का पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर किसका है, 5 का। कितना है, 4, तो इसका मतलब वो 4 डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। यस, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे 2�3 से मल्टीप्लाई किए ताकि उसका भी पावर 4 हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 2 यहाँ एक था तो इसलिए हमने 2�3 से मल्टीप्लाई किया। तो देन वी आर गेटिंग 5⁴ इंटू 2⁴, एंड दैट इज नथिंग बट 10⁴, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब वो जब जो भी ऊपर नंबर आएगा, जब हम उसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो वो 4 डेसिमल प्लेस का टर्मिनेट हो जाएगा, अंडरस्टूड। अब अगर डिनोमिनेटर में ऐसा आता, फॉर एग्जांपल सिर्फ 5�7 होता है एग्जांपल डिनोमिनेटर में, तो कितने डेसिमल प्लेस का जो टर्मिनेट होगा, 7, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे 2�7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10�7 आ जाएगा, तो 7 डेसिमल प्लेस का जो टर्मिनेट होगा, अंडरस्टूड। ओके, ओके, और यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं कि 5 होगा, वो 2�3 भी हो सकता है। जैसे 2�3 एंड 5�1 है एग्जाम्पल, तो कितने डेसिमल प्लेस का, 2 का पावर ज्यादा है यहाँ पर 3, तो 3 यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 5�1 है तो 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो ये जाएगा 5 क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 क्यूब 5 क्यूब, तो दैट इज नथिंग बट 10⁻³ हो जाएगा। तो ये 3 डेसिमल प्लेस का टर्मिनेट होगा, बिकॉज यहाँ 1000 आ जाएगा। समझ में हाँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अंडरस्टूड। ओके, तो जो भी 2 होगा या 5 होगा या दोनों साथ में होंगे, तो आपको क्या देखना है, जो भी फैक्टर है 2 है या 5 है, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, अगर 1 है तो 1 डेसिमल प्लेस का टर्मिनेट होगा, 2 है तो 2 के बाद होगा, 3 4 जो भी होगा उतने डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। If still you have any doubt, you can write in the comment section. मैं डिटेल में अगेन मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं रिपीट इसलिए करूँ ताकि आपको ऐसे टाइप के और भी कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप इजीली, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आए तो आप कर पाएंगे, दूसरा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज हो, तो इसके बेस पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सको। तो यहाँ पर आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, अंडरस्टूड। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next is, if 1 root of 5x square plus 13x plus k is equals to 0 is the reciprocal of the other root, find the value of k. Okay, so this is a quadratic polynomial. So we know that अगर मैं एक 0 as a alpha लेता हूँ और दूसरा 0 as beta लेता हूँ, तो these are the 2 zeros alpha and beta, but यहाँ पर बोला है 1 root is the reciprocal of the other, तो मैं बोलता हूँ सपोज alpha is 1 upon beta,
या बीटा इज 1 अपॉन अल्फा, कैसे भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर हमें रिलेशन दिया है कि दोनों रूट्स के बीच में रिलेशन क्या है, दैट वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ओके, सो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो वी नो दैट द सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है सी बाय ए। तो अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेता हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है सी बाय ए। व्हाट इज सी, द कांस्टेंट वैल्यू, एंड व्हाट इज ए, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर प्लस के है, दैट इज के, एंड व्हाट इज ए हियर, ए इज 5, ए क्या है यहाँ पर 5, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इज 1 अपॉन बीटा, यस अल्फा इज 1 अपॉन बीटा इनटू बीटा लिख दियो, तो बीटा बीटा गेट कैंसिल, तो अब बचा क्या इधर 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 1 5, दैट इज के इज इक्वल्स टू 5, तो के का वैल्यू हमें 5 आ गया। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर के का वैल्यू क्या आ गया हमें 5। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। सो जस्ट 1 मार्क के क्वेश्चन कुछ बहुत ही ईजी होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट के अंदर ही आपका कंप्लीट हो जाता है। यस, ओके, नाउ we'll move on to the next question. Okay, next is from linear equations. Okay, so if pair of linear equation is consistent then the line will be, तो consistent equation किसे बोलते हैं, जिसमें हमें solution मिलता है, जिसमें हमें solution मिलता है, या तो यूनिक solution होगा या infinitely many solutions होंगे, बट solution होगा उसका। जब no solution होता है तो उसको inconsistent बोलते हैं। तो if a pair of linear equations इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी, तो जैसे मैंने बताया या तो एक सोल्यूशन होगा तो भी कंसिस्टेंट हुआ, और दो एक से ज़्यादा भी हो, मतलब वो इन्फिनिट सोल्यूशन हुआ तो भी कंसिस्टेंट है। तो हमें पता है कि एक सोल्यूशन किस में होता है, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन किस में होता है, जब कोइंसिडेंट लाइन होता है। तो पैरेलल में तो नो सोल्यूशन होता है, पैरेलल में कोई सोल्यूशन नहीं है। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है और ये एक लीनियर, बट दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे, तो मतलब दोनों में कोई कॉमन सोल्यूशन ही नहीं है। तो जब कॉमन सोल्यूशन नहीं है तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। हाँ, ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये क्या होगा, कोइंसिडेंट, सॉरी ऑलवेज कोइंसिडेंट, मतलब ओवरलैपिंग जब होगा तो कोइंसिडेंट, यस, बट जरूरी नहीं कि वो कोइंसिडेंट होगा, वो इंटरसेक्ट, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग बोल रहे हैं, मतलब जब दोनों इंटरसेक्ट होंगे तो दोनों के बीच में एक कॉमन सोल्यूशन होगा। बट यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, वो कोइंसिडेंट भी हो सकता है। कोइंसिडेंट समझ में? ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन आना चाहिए। तो जब सोल्यूशन आ रहा है तो सोल्यूशन दो ही केस में आता है, जब ओवरलैपिंग लाइंस होते हैं या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। पैरेलल लाइन में सोल्यूशन नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट वो हो गया, पेयर ऑफ इक्वेशन जो होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट इज if the pair of equations x equals to a and y is equals to b graphically represent which are, okay, तो अब देखो x equals to a का ग्राफ कैसे होगा, x equals to a का ग्राफ, सब this is x axis and this is a y axis, तो x equals to a तो मतलब x equals to 1 2 कुछ भी हो सकता है। अब x equals to a मतलब क्या होगा, वो y axis को पैरेलल होगा ना, वो लाइन जो होगा वो किसको पैरेलल होगा, y एक्सिस को पैरेलल होगा। यस, बिकॉज वहाँ x का वैल्यू हमेशा a होगा। यहाँ अब ये पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो x का वैल्यू a होगा, ये पॉइंट पे भी अगर बात करूँ तो x का वैल्यू a होगा, y का कुछ वैल्यू होगा। ये पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो x का वैल्यू a होगा, y का वैल्यू कुछ होगा। यहाँ पर भी x का वैल्यू a होगा, y का वैल्यू कुछ और होगा। मतलब x इक्वल्स टू a का ग्राफ कैसा होगा, वो लाइन जो होगा वो y एक्सिस को पैरेलल होगा। यस और नो। और y इज इक्वल्स टू b, तो y इज इक्वल्स टू b जो है वो क्या होगा, x एक्सिस को पैरेलल होगा। यस और नो। अब ये सपोज यहाँ ये b है तो ये कहाँ से पास होगा, b से पास होगा और x एक्सिस को पैरेलल होगा। तो y इज इक्वल्स टू b का जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को पैरेलल होगा। तो अब देखो ये दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्टिंग लाइन है, दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। और ये पॉइंट का मुझे बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम पहले x कोऑर्डिनेट लेते हैं देन y कोऑर्डिनेट। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो a होगा और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, b। तो दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल तो है नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। एंड उनका b पे जो दिया है वो b कॉमा a दिया नहीं, कोइंसिडेंट लाइन, ओवरलैप तो हो नहीं रहे। एंड देन इंटरसेक्टिंग लाइन, यस इंटरसेक्टिंग बट a कॉमा b, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। यस, यहाँ पर जो इंटरसेक्ट होंगे मतलब दोनों के बीच में जो कॉमन सोल्यूशन होगा वो a कॉमा b होगा। यस और नो। होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने किया होगा 9th स्टैंडर्ड में भी, ग्राफ कैसे बनाना है। इवन आपने लीनियर इक्वेशन चैप्टर में भी ग्राफिकल मेथड में सीखा होगा। अंडरस्टूड।
ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ स्टिल आपको कुछ पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कोई भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इस पे बेस्ड है. द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -7 हैज़ हाउ मेनी सॉल्यूशंस? वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. ओके, अब इन दोनों का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, देखो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया. अब देखो y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 मतलब किसको पैरेलल होगा? x एक्सिस को पैरेलल होगा. और y इज इक्वल्स टू 0 मतलब ये ओरिजिन से ही हो रहा है ना, मतलब वो x एक्सिस ही हो गया. y इज इक्वल्स टू 0 का ग्राफ मतलब वो x एक्सिस ही हो गया. यस, क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना. ये x एक्सिस पे जैसे ये 1,0, ये 0.2,0, ये 0.3,0, ये 0.4,0, -1,0, -2,0, तो y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होगा x एक्सिस पे. तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू 0. तो ये मतलब ये x एक्सिस होगा. y इज इक्वल्स टू -7, तो y इज इक्वल्स टू -7 यहाँ आएगा, तो ये x एक्सिस को पैरेलल होगा और यहाँ से -7 से पास होगा. ये सुनो, तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू -7 और x एक्सिस जो है वो हमारा y इज इक्वल्स टू 0 का ग्राफ है. तो अब बताओ ये दोनों लाइन क्या होंगे? दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर ना. ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए. अब अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों में कॉमन सोल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा. कॉमन सोल्यूशन तब होता है जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या ओवरलैप करते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं. तो बट यहाँ तो दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है मतलब इसके सारे सॉल्यूशंस और इसके सारे सॉल्यूशंस अलग अलग होंगे, एक भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा. अंडरस्टूड? तो यहाँ पर क्या आएगा? नो सोल्यूशन, बिकॉज बोथ द लाइन्स आर पैरेलल. तो जब दो पैरेलल लाइन्स होंगे तो उनमें कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होता है, सो इट इज नो सोल्यूशन. अंडरस्टूड? ओके. अगर आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. मैं लाइक इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि यस मैं जो समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है. मैं ज़्यादा स्पीड भी नहीं जा रहा हूँ, बहुत स्लो, थोड़ा स्लो है. यस आई नो कुछ लोगों को लगेगा बहुत ही स्लो, बट मेरा मेन फोकस है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी करो बट वो चीज़ें क्लियर भी हो, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो. ओके, नाउ क्योंकि एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बेस पे और भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली कर सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. बट अब मैं फटाफट क्वेश्चंस करा दूँ जो उसमें रिक्वायर्ड है उतने समझा दूँ, तो चांसेस है वो सेम क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे, बट उसके बेस पे और कुछ क्वेश्चंस आ गए तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो इट्स बेटर कि आप वो क्वेश्चन भी समझो और उसके लॉजिक्स, उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज है वो भी समझो, ताकि आपको उसके बेस पे और कुछ क्वेश्चंस आता है तो आपको ईजिली आ जाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू लाइन्स are given to be parallel. The equation of one line is 4x plus 3y equals to 14. Then find the equation of the second line. Okay, तो जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और जैसे कि इक्वेशन की बात करें तो हमें पता है कि कंडीशन क्या है पैरेलल लाइंस का? a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2. Yes, hope you all know this condition. The a1 and a2 are the coefficient of x दोनों इक्वेशन में, और b1 एंड b2 आर द कोएफिशिएंट ऑफ y, और c1 c2 के आता है ये कांस्टेंट नाम होता है वो. तो अगर हमें दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ x इन द सेकंड इक्वेशन, दैट इज a1/a2. तो a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2, then both the lines will be parallel to each other. अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो दोनों लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे. अब अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ 4x + 3y is equals to 14 है. तो अब हमें क्या करना है? हमें ये कंडीशन मीट होना चाहिए, ऐसा इक्वेशन लाना है ताकि वो दोनों ग्राफ बनाए तो पैरेलल आने चाहिए. तो क्या करना है आपको ऐसे केस में जब आपको पैरेलल चाहिए? क्या करो, ये जो दोनों नंबर्स है x और y वाले जो टर्म्स है उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, पॉइंट से करना पॉइंट से कर दो, या -1 से कर दो, किसी से भी कर दो. हाँ, तो सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई. अब जैसे यहाँ पर सपोज मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ बट x और y के टर्म्स को ही, तो अगर मैं इसको सपोज 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4x × 3 सो 12x हो जाएगा और ये 9y हो जाएगा. बट ये वाला जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको आप दूसरे कोई वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो. अंडरस्टूड? दूसरे कोई वैल्यू से. अब जैसे यहाँ पर 14 है तो मैं मल्टीप्लाई या कोई भी नंबर लिख दो, बट वो ये 2 से या 3 से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए जो मैंने यहाँ पर लिया. तो अब सपोज 14 पे मैं 5 ले लिया, या इसको 2 से मल्टीप्लाई 28 ले लिया तो भी चलेगा, बट 3 से मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है. तो अब देखो अगर मैं रेशियो लेता हूँ, देखो 4/12, तो 4/12 क्या होता है? 1/3. 3/9 1/3, और 14/5 1/3 आएगा क्या? नहीं आएगा. तो a1/a2 विल बी इक्वल्स टू b1/b2 विल बी इक्वल्स टू c1/c2. तो आपको क्या करना है? x और y टर्म जो है उसको आप सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, तो दूसरा इक्वेशन जो बनेगा
तो जो वैल्यू आएगा उसका रेशियो आपको a1/a2 विल बी इक्वल्स टू b1/b2, बट ये जो वैल्यू होगा उसको आप वो फैक्टर से मल्टीप्लाई मत करो, वो जो वैल्यू से आप मल्टीप्लाई मत करो, अदर कोई वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से कर दो या दूसरे कोई वैल्यू से। तो जैसे यहाँ 14 है तो यहाँ 5 ले लिया, या मैंने 28 ले लिया, या कोई भी रैंडमली नंबर ले लो, बट आप ये देखना कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो ये किसके लिए हो गया? जब हमको पैरेलल लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो अगर एक इक्वेशन हमें दिया गया है और सेकेंड इक्वेशन लाना है, तो x और y वाले टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, यहाँ जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई या 7 से कर दिया, तो 28x 21y इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने इसको कुछ भी कर दिया, वो स्केल फैक्टर से, मतलब 7 से मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। अंडरस्टूड? होप आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा? 12x प्लस 9y इक्वल्स टू 5। सो दिस विल बी वन ऑफ द इक्वेशन। ऐसे आप इन्फिनिटली मैनी इक्वेशंस होंगे, समझ में आ रहा है? तो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया x और y वाले टर्म्स को। ओके, so hope you have understood. Now we'll move on to the next question. Okay, next is find the positive root of root 3x square plus 6 इक्वल्स टू 9। ओके, तो पहले तो यहाँ रूट है, ये रूट हम पहले हटाएंगे। तो ये रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू ये 9 का स्क्वायर दैट इज 81। यस, उसके बाद हम यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल्स टू 6 को मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ, तो -6 दैट इज नथिंग बट 75, 3x स्क्वायर। सो x स्क्वायर विल बी 75/3, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x का वैल्यू क्या आएगा? देखो 25 परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा? +5 और -5। तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा और x इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। तो इसका हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव रूट चाहिए। वी वांट अ पॉजिटिव रूट एंड दैट इज नथिंग बट 5। तो x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, दैट इज द पॉजिटिव रूट, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव रूट फाइंड आउट करना है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने फॉर्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये साल तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आई थिंक सो नहीं आ रहा है, बट स्टिल यू शुड नो दैट मेथड। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्लेलिस्ट जो है आप देख लेंगे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 equal real roots, no real roots more than 2 real roots. Okay, now अब हमें पता है इसके लिए हम क्या डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, और उससे हमें पता चलेगा कि इसके रूट्स रियल है कि नॉन रियल है, एंड अगर रियल भी है तो दे आर इक्वल रूट्स और नॉन इक्वल और डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, तो उसके लिए कंडीशंस ऑलरेडी हमें पता है। b स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल्स टू 0 आता है, सो दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स, और अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और लेस देन अगर 0 आता है, नेगेटिव में आता है, तो नो रियल रूट्स। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हम अब b क्या है? यहाँ पर b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस रूट 5। व्हाट इज a? इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2, c इज 1। तो b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं। सो b इज माइनस रूट 5 द होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 1 है, तो रूट 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर दैट इज प्लस, और ये तो हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा 8। यस, ये आ गया 8 एंड दैट इज नथिंग बट -3। यस, सो -3 आ रहा है, दैट इज नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है मतलब इट हैज नो रियल रूट्स। हाँ, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ गया, तो उसके रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस वाज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1 मार्क के क्वेश्चंस नॉर्मली ऐसे ही आते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं एंड कुछ क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े ट्रिकी भी होते हैं। तो हम धीरे धीरे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। 30th टर्म ऑफ द ए बी, हमें ए बी दिया 10, 7, 4 इज ओके। तो 30 टर्म निकालने तो पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? 10। डी कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। तो ओके, सो 7 माइनस 10 दैट इज -3, तो कॉमन डिफरेंस इज d इज -3। सो a 30th टर्म, सो हमारे पास फॉर्मूला है an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 10 प्लस
अब a 30 टर्म मतलब n का वैल्यू 30 लेंगे, 30 माइनस 1 इंटू डी दैट इज माइनस 3. यस, तो इट विल बी 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3. सो दैट इज 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 87 माइनस 87 एंड दैट इज नथिंग बट माइनस 77. यस, तो आंसर इज माइनस 77. अंडरस्टूड. सो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो आपको ए फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस, एंड देन यू विल गेट द ए एन. अंडरस्टूड. ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. होप समझ में आया सबको ये क्वेश्चन भी. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट इज if the second term of the AP is 13 and fifth term is 25, so what is the seventh term? So it's very easy, ये भी बहुत easy question है. So second term, so A2 क्या होगा? A2 is 13. तो A2 कैसे मिला? A2 is first term A plus n minus 1. n क्या है? 2 minus 1 into D. तो 2 minus 1 into D मतलब 1D हो गया, that is a plus d equals to 13. ये आ गया A2. देन A3 जो है, सॉरी A3 नहीं, A फिफ्थ टर्म, तो A5 जो होगा फिफ्थ टर्म इज 25. तो A5 कैसे करेंगे? अगेन A प्लस n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 दैट इज 4D इक्वल्स टू 25. सो दैट इज द सेकेंड इक्वेशन. अब यहाँ हमें दो लीनियर इक्वेशन मिले, तो अब इसको एलिमिनेशन मेथड है, बिकॉज A आ रहा है, दोनों में सेम है, तो एलिमिनेट करेंगे. तो सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो a plus 4d equals to 25 and a plus d is equals to 13. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 3d is equals to 12. तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4. तो वी गॉट d as 4 and then a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1. अगर 1 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा? a plus d का वैल्यू 4 है इक्वल्स टू 13. सो a is 13 माइनस 4 दैट इज 9. a का वैल्यू 9 आ गया. सो सेवेंथ टर्म, सो A7, सो A7 क्या आ जाएगा हमें? यस, सॉरी एक मिनट. सो A7 सेवेंथ टर्म, तो A7 इज A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 6D. यस, तो A का वैल्यू कितना आया हमें? A का वैल्यू 9 आया प्लस 6D, D का वैल्यू 4 आया. सो 9 प्लस ये आ गया 24 and that is nothing but 33. So seventh term will be 33. Yes, तो आपको करना क्या है? सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना है A2 एंड आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा दैट इज A plus D equals to 13. फिफ्थ टर्म A plus 4D equals to 25. देन उनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से कर दीजिए. आपको क्या आ जाएगा? D मिल जाएगा एंड देन D मिल गया तो A मिल जाएगा. देन सब्स्टिट्यूट A एंड D इन A7 के फॉर्मूला में. अंडरस्टूड. सो नाउ होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, स्टेप समझ में आ रहे हैं. कुछ क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, तो उसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, होप सबको पता हो. So now we'll move on to the next question. If the common difference of AP is 5, then what is A18 minus A13? Okay, common difference D जो है वो हमें दिया है 5. Okay, A18 minus A13 that is 18th term minus 13th term हमें find out करना है. So 18th term क्या होगा? देखो A plus n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 18 माइनस 1 दैट इज 17D. ये हो गया 18 टर्म का फॉर्मूला माइनस A13 क्या होगा? A प्लस 12 माइनस 12D हो जाएगा ना, 13 माइनस 1 तो ये 12D हो गया. सो A प्लस 17D माइनस A ब्रैकेट ओपन माइनस 12D. अब देखो प्लस A माइनस A विल गेट कैंसिल आउट. यस, तो क्या बचा यहाँ पर? 17D माइनस 12D एंड 17D माइनस 12D कितना होता है? दैट इज नथिंग बट 5D. यस, ये 5D हो जाएगा एंड दैट इज नथिंग बट 5D. तो ये हमें तो D 5 दिया ही है ना, तो 5D तो 5 इंटू 5 दैट इज नथिंग बट 25. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25. तो सिंपली आपको क्या करना है? A18 और A13 का फॉर्मूला लिख देना है दैट इज A प्लस 17D माइनस A प्लस 12D. तो A दोनों में जो है आ रहे तो वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ माइनस है तो ऑब्वियसली वो कैंसिल आउट होगा, तो सिर्फ बचेगा D टर्म और D ऑलरेडी हमें पता है, तो हमें आ जाएगा A18 माइनस A13. Hope you have understood. Now we'll move on to the next question. अगर still if you have any doubt in any of the step आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. Now एक मिनट. Now next question जो है what is the common difference of AP if A18 minus A14 equals to 32? Okay, ये तो सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया 14th वाला क्वेश्चन.
तो ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, सेम कॉन्सेप्ट है वही, A18 और A14 सेम, A+17D माइनस A+13D आप लिख के उसके बाद आप सॉल्व करो। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको D फाइंड आउट करना है। तो आई होप ये सबको आ जाएगा। तो आप ये सॉल्व करके इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हमने अभी जस्ट सॉल्व किया जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था। तो होप सबको आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप लोग खुद से ट्राई करिए और जो आंसर आपको आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP √7, √28, √63। ओके, तो नेक्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, देन हमें कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस जैसे √7 है और √28, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मिक्सड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, √28 को मैं 4 × 7 लिख सकता हूँ, यस। अब 4 बाहर आके 2 हो जाएगा तो 2 √7 हो जाएगा। तो 28 को 2 √7 एंड √63 जो है, 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 7, यस। 9 × 7 इज 63। तो यहाँ पर 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 3 √7। तो अब देखो फर्स्ट टर्म जो है वो √7 है, सेकेंड टर्म 2 √7 है, थर्ड टर्म। अब डिफरेंस D क्या होगा, A2 - A1, तो 2 √7 माइनस √7। तो यहाँ √7 तो माइनस नहीं होता है ना, मिक्सड में क्या होता है कि ये जो बाहर वैल्यू है इसका कोएफिशिएंट ये इससे माइनस होगा, तो 2 - 1 इज 1, सो 1 √7 दैट इज √7, यस। इवन आप इसको A3 - A2 भी करोगे तो 3 √7 माइनस 2 √7 दैट इज ऑल्सो 1 √7 दैट इज √7। तो कॉमन डिफरेंस हमें क्या आ रहा है, √7 आ रहा है, यस। क्या आ रहा है, √7, यस। तो अब हमें कौन सा टर्म निकालना है यहाँ पर, नेक्स्ट टर्म दैट इज फोर्थ टर्म निकालना है। तो फोर्थ टर्म के लिए या तो आप फॉर्मूला यूज करो, या तो फोर्थ टर्म कैसा होता है, आप फोर्थ टर्म ऐसा भी तो कर सकते हो। A4 क्या होगा, A4 इज A3 + D ना, A3 + D, जो भी डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे। आप ऐसे करो या नॉर्मल फॉर्मूला से भी कर सकते हो, तो वही सेम वही आने वाला है। तो ये क्या है, A3 क्या है, √63, √63 मतलब हमें क्या आया, 3 √7, और D क्या है, D √7 आया। सो 3 √7 + √7 क्या हो जाएगा, 4 √7, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो 3 + 1 दैट इज 4, सो 4 √7। अब 4 √7 में इसको चाहिए तो इसको मैं अंदर ले लिया इधर, तो ये आ जाएगा 4² दैट इज 16, यस। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 112, तो √112, अंडरस्टूड। सो होप सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म जो होगा √112 आ जाएगा, हाँ, या 4 √7 लिखेंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पर जैसे सब रूट के फॉर्म में, प्योर सर्ड के फॉर्म में दिया है, इसको हम बोलते हैं सर्ड, जो प्योर सर्ड है, मतलब रूट के बाहर कुछ नहीं, इसका कोएफिशिएंट मतलब 1 है, तो उसको हम प्योर सर्ड बोलते हैं। मिक्स सर्ड मतलब हम रूट के बाहर जो वैल्यूज़ है, अभी जैसे इसको सिंप्लीफाई करके जब हम लिखते हैं तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 नहीं होता, यहाँ पर 1 के अलावा कुछ और हो तो उसको मिक्स सर्ड बोलते हैं। ओके, सो होप सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next is next is write the nth term of the AB। तो अगेन कोई भी टर्म, चाहे nth टर्म निकालना हो, चाहे 12th टर्म निकालना हो, चाहे 30th टर्म, कोई भी टर्म निकालना हो, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, A होना चाहिए और D होना चाहिए। तो A मतलब फर्स्ट टर्म, तो A ऑलरेडी यहाँ 1/m है। D क्या है, D हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सो D इज A2 - A1 या A3 - A2, तो A2 - A1 करते तो 1 + m डिवाइड बाय m माइनस A2 - A1। सो ये क्या हो जाएगा, अब देखो m ये दोनों के लिए, तो इसको मैं 1/m + m/m लिख सकता हूँ माइनस 1/m। देखो 1/m माइनस 1/m गेट कैंसिल, और यहाँ पर m कैंसिल होकर 1 बचेगा, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, यस। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों के लिए, तो 1/m + m/m माइनस 1/m, तो ये 1/m माइनस 1/m गेट 1/m गेट कैंसिल, तो m/m ये तो हो गया 1, तो कॉमन डिफरेंस क्या है इधर, 1, यस। अब कॉमन डिफरेंस 1 आ गया, तो वी कैन फाइंड आउट nth टर्म। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म इज an इज व्हाट, a + n - 1 इंटू d। तो a क्या है यहाँ पर, 1/m + n - 1 इंटू d क्या है, 1, यस। तो ये हो जाएगा 1/m, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये दैट इज नथिंग बट n - 1, अंडरस्टूड। आप चाहिए तो इसका डिनोमिनेटर अगर हम m ले लेते हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा, तो m ब्रैकेट n - 1, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन m,
यस, सो दिस विल बी कौन सा टर्म हो जाएगा, nth टर्म, अंडरस्टूड। सो दिस इज द nth टर्म। ओके, चलिए तो आप ब्रैकेट ओपन कर दो, mn माइनस m, ऐसा भी लिख सकते हो आप, 1 प्लस mn माइनस m अपॉन m। यस, सो दिस इज हो गया nth टर्म। यस, ओके। अब जैसे अगर यहाँ पर 10th टर्म 12th टर्म जो भी बोला होगा तो n की जगह पे आप वो वैल्यू पुट कर दो, आपको वो टर्म मिल जाएगा। यस, ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज, होप सबको समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इफ 18 a b minus 3 are in AP then find a plus b। ओके, अगर ये जो सीरीज है वो अगर AP है तो वी नो दैट a2 माइनस a1 विल बी इक्वल्स टू a3 माइनस a2 विल बी इक्वल्स टू a4 माइनस a3, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a माइनस 18, यस, a2 माइनस a1, सो a माइनस 18 विल बी इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस b, यस, दिस टर्म माइनस दे टर्म, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है या इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इन दोनों, तो वो क्या होगा, सब डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। यस, तो बिकॉज दे आर इन AP, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो हमने क्या किया, a2 माइनस a1 विल बी इक्वल्स टू a4 माइनस a3। यस, तो अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस b को अगर मैं यहाँ ट्रांसपोज करता हूँ तो माइनस b यहाँ आके प्लस b हो जाएगा। यस, तो हमें आ गया a प्लस b, और ये माइनस 3 माइनस 18 यहाँ आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट 15, तो a प्लस b क्या आ गया 15। यस, इट्स वेरी इजी, होप यू हैव अंडरस्टूड। तो इट्स इन AP, तो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, तो आप कौन से पैटर्न में लिखना आपको वो समझ में आ जाना चाहिए कि a माइनस 18 एंड माइनस 3 माइनस 3 माइनस b, तो b को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो, तो a प्लस b हमको डायरेक्टली आ जाएगा। यस, ओके, नाउ okay, now we'll move on to the next question. So next question is the sum of the first 5 positive integers divisible by 6 is, so we are given with 4 options। so देखो sum जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn is what, n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि n by 2 ब्रैकेट a प्लस l। जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर हमें पता होगा तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। यस, अब देखो फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, मतलब 6 का टेबल लिख देंगे तो 6, 12, 18, 24 एंड 30। यस, तो दिस आर द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 6। ओके, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म मालूम है 6 और लास्ट टर्म भी मालूम है 30 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो हमें डायरेक्टली सब मिल जाए। तो S5 विल बी व्हाट, 5 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट a is 6 and last term is 30, so ये हो जाएगा 36, so 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 36 एंड ये कितना आ जाएगा 18, so 18 इंटू 5 दैट इज 90, 18 इंटू 5 दैट इज 90, so ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस, यहाँ पर क्या जाएगा, तो या तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो भी आंसर आएगा, या ये फॉर्मूला यूज करोगे तो भी आएगा, बट जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमें पता होगा तो हम डायरेक्टली ये सेकेंड वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हमें नहीं मालूम होगा ये फर्स्ट टर्म तो नॉर्मली मालूम ही होता है, लास्ट टर्म नहीं मालूम होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। Okay, so next question here is in an AP if a is equals to 1, an equals to, यहाँ correction है, is 20 and Sn equals to 399, then n is equals to, so we are given with 4 options. Okay, so जैसे an दिया है तो an हमें दिया है 20, so an का फॉर्मूला क्या होता है, an is what, a plus n minus 1 into d is equals to 20। अब a तो हमें पता है, a का वैल्यू दिया है 1 plus n minus 1 into d equals to 20, तो 1 को हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 20 माइनस 1 दैट इज 90। अब इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, कुछ भी यहाँ ट्रांसपोज नहीं करेंगे क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी Sn में हमको ये टर्म मिलने वाला है तो इसको एज इट इज रखते हैं, वहाँ पर हमें यूज हो सकता है। तो Sn इज इक्वल्स टू 399 हमें दिया है। ओके, सो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 399, ये हमें 399 दिया गया, तो जस्ट यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करें। ओके, नाउ n बाई 2 ब्रैकेट 2a का वैल्यू हमें दिया है 1 ऑलरेडी, प्लस n माइनस 1 जैसे मैंने यहाँ बोला, यहाँ पर हमारे पास है n माइनस 1 इज 19, तो प्लस 19 ब्रैकेट ये ओके ये क्लोज
इक्वल्स टू 399. ओके, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n/2 ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस 19, सो 2 प्लस 19 दैट इज 21 इक्वल्स टू 399. तो n को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 399 इंटू 2, सो 3 इंटू 7, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ओके, एंड 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 19, ओके, सो ये आ गया 19. तो ये आ गया 19 इंटू 2, सो n is 19 into 2, that is 38. So there are how many terms? 38 terms. Yes? So hope you have understood. So आज हमने 20 क्वेश्चंस किए, उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, आप वो क्वेश्चन ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. और ये सारे क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन हमने आज किए वो आप खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद लिख के वो प्रैक्टिस करिए एक बार आपने वीडियो कंप्लीट कर लिया है तो, एंड देन ताकि आपका जो बोलते हैं ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो फ्लो नहीं आता है. राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है. मैथमेटिक्स में जस्ट आप देख के समझोगे उससे कुछ नहीं होने वाला है. जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो, खुद से लिखते नहीं हो, तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है. तो आप ये सारे क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस खुद से लिखिए, खुद से सॉल्व करिए. उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट आता है